गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख है 27 जनवरी 2021 और हमें द हिंदू न्यूज को डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला आर्टिकल। हमारा पहला आर्टिकल आईएमएफ से संबंधित है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसने क्या कहा है कि बस 2022 तक इंड ऑफ जीडीपी जो है 2022 तक वो भारत का 11.5% होगा, यानी कि डबल डिजिट, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है। जबकि इसी काल में अन्य देशों का जो होगा जीडीपी क्या होगा, वो 10% से नीचे होंगे। इसमें चाइना, अमेरिका, फ्रांस, कई सारे देश शामिल हैं। यानी कि जो एकमात्र देश है भारत, इसका जीडीपी क्या होगा 11.5%। हम देखते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना जो की गई थी जुलाई 1945 में की गई, यानी 75 वर्ष इसके जुलाई में हो रहे हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट है वो है एक भारतीय गीता गोपीनाथ और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टीना वॉर्जिवा। इसका काम पूरे वर्ल्ड वाइड पे है। इसमें अभी कुल 190 राष्ट्र शामिल हैं और ये जो है यूनाइटेड नेशन जो है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र। इसका काम क्या है? इसका काम जो है वो देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल ट्रेड को, सतत आर्थिक विकास को, गरीबी निवारण को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखना और उसे अच्छा करना। ये देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्ष 1991 में हमारा क्या खराब हो गया था, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिस कारण से हमारी जो विदेशी मुद्रा थी, विदेशी मुद्रा वह मात्र कितने दिनों के लिए बच गई थी, 7 दिनों के लिए। अब हमें जो भी व्यापार करना होता है या विदेशों से आयात करना होता है उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। अब अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा ही नहीं होंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट तो खराब होगा ही ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे बरकरार रखने की बात करता है। लेकिन आईएमएफ की जो लोन होती है वो क्या होती है, शर्तों पर आधारित होती है, शर्तों पर आधारित। अब देखिए शर्त कैसे, जैसे कि 1991 में जब रिफॉर्म आईएमएफ के द्वारा ले गया था इंडिया में, तो उसके लिए उन्होंने 3 शर्त रखी थी। पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन और तीसरा ग्लोबलाइजेशन, है ना। इन तीनों शर्तों को हमें मानकर चलना पड़ा। हमने उदारवादी काम करने पड़े, हमारी अर्थव्यवस्था में निजीकरण को बढ़ावा देना पड़ा, जिस कारण से बहुत सारे विदेशी कंपनियां का एंट्री हो गया। पहले क्या था कि कंपनियां लाइसेंस कोटा पर आधारित थी, है ना। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण जो आज हम देख रहे हैं वो इस 1991 की जो आर्थिक सुधार है उसी की देन है, आर्थिक सुधार। तो आपने देखा कि आईएमएफ किस प्रकार से जो ऋण देता है वह शर्तों पर आधारित होता है। नेक्स्ट टॉपिक फिक्की से संबंधित है और वो अर्थव्यवस्था ही से संबंधित है। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से आईएमएफ ने एक्सपेक्ट किया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी 2022 तक 11.5% होगी, लेकिन फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्या कहा है कि जो 2021 में भारत का जीडीपी जो होगा वो 8% होगा। यह भी बहुत अच्छी बात है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारी जो अर्थव्यवस्था का जीडीपी होगा वो 8% होगा।
अब हम फिक्की की बात करें तो फिक्की की स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। इसमें इसकी स्थापना जो की गई थी जी.डी. बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा की गई थी, जिसमें महात्मा गांधी ने सलाह दिया था। यानी कि सलाह आपके महात्मा गांधी ने दिए थे और जी.डी. बिरला पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने स्थापना की थी। यह क्या है? एक ट्रेड से संबंधित एनजीओ है। ट्रेड से संबंधित एनजीओ है, ये देखिए। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में ही है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है दिलीप चिन्नौर, और प्रेसिडेंट कौन है? उदय शंकर। और इसका जो कार्य है वो वर्ल्ड वाइड क्षेत्र में काम करता है। काम क्या है? बिजनेस प्रमोशन करना, नेटवर्किंग, पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये सब जो काम है ट्रेड्स, जैसे कि आपको बताया कि ये ट्रेड से संबंधित एक एनजीओ है। तो ट्रेड से संबंधित जो भी कदम उठाने होते हैं उसमें इनकी सलाह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत सरकार भी इनकी बातों को ध्यान में रखते हैं आर्थिक सुधार में या अर्थव्यवस्था के विकास में। नेक्स्ट टॉपिक है कल यानी कि 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट से संबंधित। ये ऐसे तो करंट अफेयर का नहीं होगा, लेकिन आप इसे मेंस में या फिर आंसर राइटिंग में आप इसे जोड़ सकते हैं। यह जो घटना हुई एक देश विरोधी घटना है, क्योंकि प्रोटेस्ट का मतलब यह नहीं होता कि आप देश के झंडे को उतार करके अपना झंडा यहाँ पे लगा। ये जो आप देख रहे हैं यूनियन का झंडा है, तो क्या ये देश विरोधी घटना नहीं है? बिल्कुल है। इस कारण से कल जो दिल्ली में हुआ कई जगहों पे इंटरनेट, मोबाइल सर्विसेज और मेट्रो को बंद कर दिया गया। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? भारत सरकार ने क्या कहा है कि जो किसान बिल है, किसान कानून जो 3 बिल है, उसे इन्होंने 18 महीने तक पोस्टपोन कर दिया है। जबकि किसानों का कहना है कि आप उसे पूरी तरह से खत्म कीजिए। अब पूरी तरह से खत्म कीजिए इसके मतलब तो ये नहीं है ना कि आप वार्ता नहीं करेंगे, सीधे आप प्रोटेस्ट इस प्रकार से करेंगे और दिल्ली के लाल किले पे आप चढ़ के अपना झंडा फहराएंगे। ये तो एक राष्ट्र विरोधी घटना ही है पूरी तरह से। ये देखिए किस प्रकार से कल प्रोटेस्ट हो रहा था और कई जगहों पे मेट्रो सर्विसेज और ट्रैफिक, इंटरनेट वगैरह बंद थे। यह पूरी तरह से एक निंदनीय घटना है। नेक्स्ट टॉपिक है बांग्लादेश की सेना द्वारा रिपब्लिक डे के आयोजन में अपना परेड करना। ये देखिए हुआ क्या है कि कल जो रिपब्लिक डे का परेड हो रहा था उस पर बांग्लादेश की जो तीनों सेना है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के जो बटालियंस है उन्होंने यहाँ पे परेड किया। क्यों? क्योंकि इस वर्ष इसके जो है स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और हम जब आफ्टर इंडिपेंडेंट का जो सीरीज शुरू करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंट, उसमें हम 1947 से 2021 यानी अब तक जो भी इंडिया में रिफॉर्म्स हुए हैं, जो भी घटना घटे हैं राजनीतिक, आर्थिक, उन सबको धीरे धीरे से देखेंगे। तो उसमें ये भी हमारा चैप्टर 1 शामिल होगा 1971 का। इसमें पाकिस्तान की वॉर को भी देखेंगे और बांग्लादेश के निर्माण को भी। तो अभी तो इतना न्यूज़ है भी नहीं जिसे पढ़ाना जायज़ होगा। जब हम इसे पढ़ाएंगे उसमें आप आराम से इसे देख सकते हैं। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है चुनाव आयोग द्वारा ब्लॉकचेन का प्रयोग करना किसमें? वोट में, यानी कि मतदाताओं के ऊपर वो ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करना। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 के कारण वृद्ध एवं असहाय व्यक्ति जो है मतदान के लिए नहीं जा रहे हैं। अभी तमिलनाडु में मतदान होने वाले हैं, तमिलनाडु। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगी, जिससे अब देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और ये हम हैं या आप हैं, P1 P2। पहले आप इकोनॉमिक्स से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको 1 रुपये की आवश्यकता है और आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई मुझे 1 रुपये चाहिए, तो वो क्या करेगा? आपको सेंड करेगा। इसके लिए वो किसी न किसी एप्लीकेशन
या फिर थर्ड पर्सन जैसे कि पेपल, पेटीएम, गूगल पे, ये जो है थर्ड पर्सन का यानी कि मीडिएटर का वो सहारा लेगा और आपको सेंड करेगा। आपको पैसे तो मिल गए लेकिन इसमें एक थर्ड जो है पर्सन इसमें भागीदारी होगी। इसी को ख़त्म करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। यानी जो इसमें क्या होता है कि पीयर टू पीयर, यानी आपसे हमने मांगा और आपने हमें दिया, तो वो जो पैसे हो जैसे कि यहाँ पैसे देते हैं तो ये क्या होगा, ये जो रिकॉर्ड होगा वो 1000 कंप्यूटरों में या उससे भी अधिक कंप्यूटरों में दर्ज रहेगा, यानी कि ये इनक्रिप्ट रहेगा। अगर कोई हैकर इसे ख़त्म करना चाहता है तो उसे यहाँ सिर्फ एक कंप्यूटर को हैक नहीं करना होगा बल्कि हज़ारों कंप्यूटर को एक साथ हैक करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस तकनीक का प्रयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करना चाहती है चुनावों में, यानी कि वोटर जो मशीन है उसमें, ईवीएम में। तो अब इस तकनीक में आओ, जैसे कि आपने यहाँ पर अपना मत दिया या पैसे भेजे तो वो भी एक ब्लॉक बन जाता है, वो भी इस ब्लॉक में जुड़ जाता है और अंत में जाकर के यहाँ जिसे देना उसे मिलता है। इसमें किसी थर्ड पर्सन का इसमें हिस्सेदारी नहीं होती है और ये काफ़ी सुरक्षित बताया जा रहा है। इस आर्टिकल में फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में बताया किस प्रकार से चुनाव आयोग ने वीवीपैट का इस्तेमाल किया और ईवीएम का इस्तेमाल किया और तकनीक के साथ आगे बढ़ते चले गए। उसी प्रकार से वो अब ब्लॉकचेन के साथ आगे बढ़ना चाहती है और इस प्रकार से यहाँ तक इसने बतलाया कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ये सब वगैरह। और लास्ट में लेकिन एक और चिंता जाहिर करती है कि अभी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, इस पर अभी और गहन विचार करने की आवश्यकता है। इसे अभी जल्दबाजी में चुनाव में उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था। आज खबरें थोड़ी कम थी क्योंकि कल 26 जनवरी थी और बहुत सारे अखबारों में बस कल प्रोटेस्ट और रिपब्लिक डे के बारे में ही छपा हुआ था। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।